ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर में मौजूद सारी मेहमान तमाशा देखने के लिए काफी एक्साइट हो रहे थे। ऊंचे खानदान के लोगों की एक बात खास थी, वह लोग भले ही ज्यादा फिल्म ना देखते हों या ज्यादा टीवी सीरियल ना देखते हों, मगर रियल लाइफ में गॉसिप करने का काफी शौक रखते थे। खासकर जब तब गॉसिप इतने बड़े मारवा परिवार के बेटे रोहित मारवा की पर्सनल लाइफ के बारे में हो। जब दादी माँ ने यह सारी बातें करण गुलेरिया से कही तब उनका ईगो भी काफी हर्ट हो चुका था। करण उन लोगों में से नहीं था जो चुपचाप अपने बेटे के होने वाले ससुराल वालों के सामने सिर झुकाकर खड़ा रहे। वह ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छी तरह से जानते थे, मगर इस वक्त करण यह बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि वह यहाँ अपने नवासे और नवासी की बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने आए थे और आज के दिन वह किसी भी तरह का बखेड़ा नहीं करना चाहते थे। जब दादी माँ ने देखा कि करण गुलेरिया शांत अपनी जगह पर खड़े हुए थे, तब उन्होंने सोचा कि करण दादी माँ की बात सुनकर मन ही मन शर्मिंदा हो रहे थे। इसलिए मौके का फायदा उठाकर दादी माँ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उनसे कहा, देखो करण, तुम खुद एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो। ऊंचे खानदानों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, यह बात तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। इसलिए मेरी तो सलाह यह है कि तुम अपने बेटे को भी समझा दो और जो परिस्थिति उनके सामने इस वक्त खड़ी है उसे प्यार से स्वीकारने में उनकी मदद करो। अगर तुम्हारी बेटी ने इस बात को लेकर मेरे पोते रोहित को परेशान करने की कोशिश की तो यह दोनों परिवारों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तो चाहती हूँ कि दोनों बच्चों का घर जल्द से जल्द आबाद हो जाए और सभी लोग खुशी खुशी साथ मिलकर रहें। लेकिन रोहित के दूसरे बेटे के बारे में सुनकर अगर अनिका ने इस पूरी गृहस्थी को तोड़ने की कोशिश की तो यह न सिर्फ रोहित के लिए बल्कि अनिका के लिए भी काफी दुख देने वाली बात होगी। करण गुलेरिया अब ज्यादा देर तक दादी माँ की इस तरह की बातें सुन नहीं सकते थे। वह अच्छी तरह से जानते थे दादी माँ सबके सामने करण को नीचा दिखाना चाहती थी। दादी माँ सबके सामने यह बताना चाहती थी कि बजाय इसके कि रोहित मारवा के किसी और औरत के साथ नाजायज संबंध की वजह से रोहित को एक बेटा था, अनिका को अब किसी भी हालत में रोहित के उस नाजायज बेटे को स्वीकार करना होगा। करण ने हैरानगी दिखाते हुए दादी माँ की ओर देखकर कहा, आप कहना क्या चाहती हैं, जरा खुलकर बताइए। दादी माँ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो करण, मैं जानती हूँ कि रोहित का दूसरा बेटा अनिका को एक आंख भी नहीं भाएगा और वह उसे वो प्यार माँ का नहीं दे पाएगी जो माँ का प्यार वह आर्यन और रिया को देती है। मगर मैं तुमसे कह देती हूँ कि मैं उस लड़के के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। आखिर जो भी हो वह हमारे खानदान का खून है, मैं उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होने दूंगी। वह लड़का आगे चलकर हमारे ही साथ हमारे ही घर में रहेगा। यह बात तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मंजूर होनी चाहिए। करण ने जब वह बात अनिका के साथ की थी तब अनिका ने करण से कहा था कि उसे कुछ दिनों का वक्त चाहिए। अनिका खुद ही करण के सामने सारी चीजें साफ साफ रख देगी। करण गुलेरिया को दुनिया से ज्यादा अपनी बेटी पर भरोसा था, मगर करण यह बात भी कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे कि मारवा खानदान में शादी हो जाने के बाद अनिका पर किसी भी तरह की नाइंसाफी की जाए। अपनी बेटी के अधिकारों को लेकर करण कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। करण दादी माँ को यह भी बताना चाहते थे कि अगर रोहित मारवा के साथ शादी करने के लिए लड़कियों की लाइन लगी थी तो अनिका का हाथ थामने के लिए भी हजारों ऊंचे खानदान के लड़के लाइन लगाकर खड़े रह सकते थे। इसलिए अब दादी माँ की बातें करण की बर्दाश्त की बाहर हो चुकी थी। करण ने आकाश के कंधे पर हाथ रखकर बड़े ही कॉन्फिडेंटली दादी माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, देखिए आंटी जी, अगर आपको अभी भी इस रिश्ते से कोई इतराज है तो हम यह बात आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, मगर मैं मेरी बेटी के अधिकारों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूँ। यह बात मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूँ। दादी माँ ने सोचा नहीं था कि करण इस तरह सबके सामने रिश्ता पीछे खींचने की बात कर देंगे। करण ने दादी माँ को अंदर से पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। दादी माँ अब तक एक बात जान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए रोहित अनिका का हाथ छोड़ने वाला नहीं था।
अनिका एक काफ़ी नामचीन डॉक्टर थी। गुलेरिया परिवार की इकलौती बेटी थी और रोहित के बच्चे आर्यन और रिया की माँ भी थी। मारवा खानदान की बहू होने के लिए दादी माँ को इससे बेहतर लड़की कोई नहीं मिल सकती थी। यह बात भी दादी माँ अच्छी तरह जानती थी, मगर किसी तरह शादी से पहले ही दादी माँ गुलेरिया परिवार के ऊपर अपना हाथ जमाना चाहती थी। जब दादी माँ ने देखा कि उसकी प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो रही थी, तब अचानक ही अपनी बात से पलटते हुए दादी माँ ने रोहित की ओर देखकर कहा, करण बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यह तो मैं भी नहीं चाहूंगी कि अनिका के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी हो। जहाँ तक उस बिन माँ के बच्चे का सवाल है, मैं उस बच्चे की जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही रोहित ने दादी माँ की यह बात सुनी, रोहित ने अपने दोनों हाथ जेब में डालते हुए दादी माँ से कहा, दादी माँ, आपने से किसने कह दिया कि वह एक बिन माँ का बच्चा है? अलेक्जेंडर की माँ जिंदा है। रोहित की यह बात सुनते ही पार्टी में आए तमाम मेहमान अचानक ही हैरान होकर एक दूसरे के सामने देखने लगे। दादी माँ के ठीक पीछे खड़ी सुगंधा भी यह सुनकर हैरान हो गई। करण के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर दादी माँ समझ चुकी थी कि मामला और बिगड़ सकता था। करण ने पहले ही रिश्ता पीछे खींचने की बात कर दी थी और अब रोहित के इस तरह की बात के बाद करण कहीं अपने फैसले पर मुहर न लगा दे। दादी माँ को इस बात की चिंता सताने लगी। कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद अचानक ही दादी माँ ने रोहित के सामने देखते हुए कहा, अगर यह बात है तो मेरा भी फैसला सुन लो। मैं उस औरत को कभी भी अपने घर की बहू नहीं स्वीकार करूंगी और ना ही उसे अनिका का कोई भी अधिकार दूंगी। मैंने अनिका को अपने घर की बहू मान लिया है और अब उसकी जगह छीनकर मैं किसी और लड़की को नहीं दे सकती। आखिर ऊंचे खानदानों में जवान ही सबसे कीमती मानी जाती है और दोनों परिवारों के बीच में यह करार हो चुका है कि तुम्हारा और अनिका का रिश्ता बहुत जल्द शादी में बदलने वाला है और अनिका ही मारवा खानदान की बहू बनेगी। दादी माँ के ठीक पीछे खड़ी सुगंधा दादी माँ की ऐसी बातें सुनकर हैरान हो गई। जब से अनिका ने तरुण सिंघानिया का इलाज करने से मना किया था, सुगंधा के दिल में अनिका के लिए काफ़ी जहर भर चुका था और अब वक्त आ गया था जब सुगंधा अनिका से अपना बदला ले सकती थी। सुगंधा ने दादी माँ के सामने आते हुए कहा, यह आप क्या कर रही हैं बड़ी बुआ जी? मारवा खानदान तो इंसाफ करने के लिए जाना जाता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि रोहित ने उस औरत के साथ रिश्ते बनाए थे और उन रिश्तों के कारण रोहित के दूसरे बेटे का जन्म हुआ, मगर आप ही बताइए इसमें भला उस बच्चे की माँ की क्या गलती है? अगर आप एक बच्चे को उसकी जन्म देने वाली माँ से अलग कर देंगे, तब भी आप माँ और बेटे दोनों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे और अगर अपने माँ के सारे अधिकार छीनकर अनिका को दे दिए, तब भी आप गलत कहलाएंगे। मेरे ख्याल से अब यह बात तो रोहित ही तय कर सकता है कि उसे क्या चाहिए। अगर रोहित अनिका के साथ नहीं बल्कि उसके दूसरे बेटे की माँ के साथ रहना चाहता है तो उसमें हर्जी क्या है? हमें रोहित की राय जान लेनी चाहिए। दादी माँ को सुगंधा की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। सुगंधा को आगे बोलने से रोकते हुए दादी माँ ने कहा, देखो सुगंधा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी ऐरे गहरे खानदान की लड़की हमारे घर खानदान की बहू नहीं बन सकती। मैंने जो फैसला कर दिया वह आखिरी है। अनिका ही हमारे खानदान की बहू बनेगी। सुगंधा ने फिर से दादी माँ की बात काटते हुए कहा, बड़ी बुआ, आप बहुत जल्दीबाजी कर रही हैं। पहले एक बार उस लड़की से मिल तो लीजिए, हो सकता है वह भी किसी ऊंचे खानदान की लड़की हो और अनिका से भी बेहतर लड़की हो। मेरे ख्याल से किसी भी लड़की को मिले बिना जांचने परखने से पहले ऐसी चीज़ों का फैसला नहीं लेना चाहिए। रोहित को भी एक मौका मिलना चाहिए अपनी बात आपके सामने रखने का। रोहित ने भी बड़ी आराम से सुगंधा की बात में हामी भरते हुए दादी माँ की ओर देखकर कहा, हाँ दादी माँ, वह लड़की भी काफ़ी ऊंचे खानदान की लड़की है। रोहित की यह बात सुनते ही सुगंधा के चेहरे पे चमक आ गई। सुगंधा को अब अनिका के घर से बाहर निकलने का असर नजर आने लगा था। सुगंधा को अब लगने लगा था कि उसका बदला बहुत जल्द पूरा होने वाला था। न सिर्फ अनिका ने हर्षिता और उसके परिवार वालों को सपोर्ट करके सुगंधा से दुश्मनी मोल ली थी, बल्कि तरुण का इलाज करने से मना करके अनिका ने सुगंधा को पूरी तरह से अपने खिलाफ कर दिया था। आज जब रोहित ने अनिका के अलावा दूसरी लड़की के अफेयर होने की बात कही, तब सुगंधा ने ठान ली थी कि किसी भी तरह से इस बात को ऊंचे खानदान के कई मेहमानों की हाजिरी में उछाल कर वह अनिका से अपना बदला पूरा करना चाहती थी। जैसे ही रोहित ने अपनी बात
पूरी की सुगंधा ने दादी माँ की ओर देखकर कहा, बड़ी हुआ, अब आप ही अपनी ये जिद छोड़ दीजिए। रोहित आप ही का पोता है, आपको उसकी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। अब अगर उसकी खुशी दूसरे बेटे की माँ के साथ है तो फिर आपको यह जिद छोड़ देनी चाहिए। अब अगर उसकी खुशी अपने दूसरे बेटे की माँ के साथ है तो फिर आपको बीच में दीवार नहीं खड़ी करनी चाहिए। आप तो जानती हैं कि रोहित ने पूरे परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया है। अब उसकी खुशियों के बारे में सोचना भी आपका फर्ज है। दादी माँ बार बार सुगंधा का हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। वैसे तो सुगंधा दादी माँ की एक आंख के इशारे पर शांत हो जाती थी, मगर आज दादी माँ खुद समझ नहीं पा रही थी कि सुगंधा को हो क्या गया था। दादी माँ ने सिंघानिया परिवार को सालों साल काफी मदद की थी। सच पूछे तो दादी माँ अगर नहीं होती तो सुगंधा और उसका परिवार ऊंचे खानदानों की लिस्ट से कब का गायब हो चुका होता। मगर आज सुगंधा जिस तरह का बिहेवियर कर रही थी वह खुद दादी माँ को पसंद नहीं आ रहा था। दादी माँ यह भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर आज रोहित को हो क्या गया था। जिस अनिका को पाने के लिए वह पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया था, आज किसी और लड़की के लिए वह उसी अनिका को छोड़ने के लिए तैयार था। दादी माँ को कहीं न कहीं अब रोहित के कैरेक्टर पर भी काफी शक पैदा हो रहा था। जो लड़का बचपन से लेकर आज तक कभी किसी लड़की के साथ अफेयर में नहीं जुड़ा था, वह लड़का आज अचानक ही एक एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर होने की बात कर रहा था। भले ही अनिका के साथ अब तक रोहित की शादी नहीं हुई थी, मगर रोहित और अनिका का रिश्ता हस्बैंड वाइफ से कम भी नहीं था। सभी लोग यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित और अनिका बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे। फिर अचानक रोहित की लाइफ में यह दूसरी लड़की का आ जाना, यह बात दादी माँ को काफी खटक रही थी। मगर अब तक दादी माँ जान चुकी थी कि रोहित अपने स्वभाव के मुताबिक अपने फैसले से पलटने वाला नहीं था। इसलिए अपना सर झुकाकर अपने हाथ मसलती हुए दादी माँ ने रोहित से पूछा, बताओ कौन है वह लड़की? मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उसके परिवार से भी मिलना चाहती हूँ, लेकिन याद रखना उस लड़की को मिलने के बाद ही मैं अपना फैसला सुनाऊंगी और तुम्हें मेरा फैसला मानना होगा। दादी माँ की बात पूरी होती ही रोहित ने सबके सामने ऐलान करते हुए कहा, उस लड़की के खानदान को हम सब अच्छी तरह जानते हैं। आप सब उस लड़की को भी पहले ही मिले हैं और उस लड़की के खानदान से भी आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से परिचित हैं। रोहित की यह बात सुनकर खुद सुगंधा हैरान रह गई। सुगंधा जल्द से जल्द उस लड़की और उसके परिवार वालों से मिलना चाहती थी। सभी लोग रोहित के अगले अनाउंसमेंट का इंतजार करने लगे। ऊंचे खानदान के सभी लोग जो पार्टी में आए थे, उन सब ने स्टेज पर चल रहे एंटरटेनमेंट से अपना ध्यान हटाकर बंगले के ठीक बाहर चल रहे एंटरटेनमेंट पर पूरी तरह से केंद्रित कर दिया था। आज रोहित मारवा अपने अफेयर में सबके सामने अनाउंसमेंट करने वाले थे। लगभग ऊंचे खानदान की सारी औरतों ने अपने अपने फोन बाहर निकाल लिए थे और चोरी चुपके रोहित की अनाउंसमेंट रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। सुगंधा की आंखों में चमक नजर आ रही थी। बहुत ही जल्द सुगंधा का बदला रोहित पूरा करने वाला था। जैसे ही उस लड़की का नाम रोहित के मुंह से बाहर निकलेगा, अनिका की हैसियत मारवा खानदान में पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। जो लोग अनिका को मारवा खानदान की होने वाली बहू समझकर उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे, वही लोग अनिका को पीठ दिखाकर चले जाएंगे। और जब सुगंधा अनिका को इस हालत में देखेगी, तभी सुगंधा के ईगो की जीत होगी। करण भी कुछ देर तक हैरानी से रोहित की ओर देखने लगे। आकाश ने भी अपनी मुठियां कस ली थी। आकाश ने सोच लिया था कि अगर रोहित ने यहाँ सबके सामने कोई ऐसी वैसी बात कही जिससे अनिका और गुलेरिया खानदान की इज्जत पर किसी भी तरह का दाग लगे, तो वह आज सारी मर्यादाएं तोड़कर रोहित को ऐसा सबक सिखाएगा कि पार्टी में आए सभी लोग इस बात को जिंदगी भर याद रखेंगे। रोहित ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, मैं आज इस पार्टी में ऐलान करने जा रहा हूँ उस लड़की का नाम जिसने मेरे दूसरे बेटे को जन्म दिया है। नाम बताने से पहले मैं उस लड़की के खानदान के बारे में बताना चाहूँगा। वह लड़की एक बहुत ही ऊंची खानदान की लड़की है। उस खानदान का रुतबा और उसकी इज्जत लगभग मारवा खानदान के बराबर है। उन लोगों को आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ तक कि मेरी दादी माँ भी उस लड़की से पहले मिल चुकी हैं
और उसके खानदान को भी अच्छी तरह जानती हैं। दादी माँ रोहित की यह बात सुनकर हैरान होकर मन ही मन सोचने लगी कि आखिर वह कौन लड़की थी जो दादी माँ की नज़रों के सामने थी, मगर रोहित के मन में उस लड़की के लिए प्यार पड़ नहीं पाई थी। दादी माँ ने कभी अनिका के अलावा किसी लड़की को रोहित की बहू बनाने के बारे में सोचा नहीं था, इसलिए आज जब रोहित ने यह बात कही तब किसी लड़की के बारे में सोचना दादी माँ के लिए नामुमकिन था। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वह लड़की गुलेरिया परिवार की बेटी है। गुलेरिया परिवार का नाम सुनते ही पार्टी में आए सारे लोग आपस में बातें करने लगे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रोहित किस गुलेरिया परिवार के बारे में बात कर रहा था। आखिर शहर में दूसरा कौन सा गुलेरिया परिवार था जिनकी इज्जत और शानो शौकत मारवा खानदान के बराबर थी। लोग करण गुलेरिया के गुलेरिया परिवार के अलावा और किसी गुलेरिया परिवार के बारे में नहीं जानते थे। सभी लोग सरप्राइज होकर रोहित की ओर देखने लगे। तभी कमजोर शरीर से कांपते हुए हाथ रोहित के कंधों पर रखते हुए करण ने कहा, क्या बात सुनाई है तुमने रोहित? मुझे मेरी बेटी पर गर्व है। मेरी बेटी ने जुड़वा नहीं बल्कि 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था। मुबारक हो रोहित, बहुत बहुत मुबारक हो। यह कहते हुए करण ने रोहित को गले से लगा लिया। रोहित ने भी करण के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हुए कहा, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों की नाना हैं। यह बात सुनते ही पार्टी में मौजूद सभी लोगों के मुंह से अचानक ही आशीर्वाद और वेस्ट विशेष की बौछार होने लगी। सब लोग एक साथ ताली बजाकर इस बात का स्वागत करने लगे। आकाश भी अपने चेहरे पर अपनी खुशी छुपा नहीं सकता था। यह खबर आकाश के लिए भी काफी बड़ी खुशखबरी थी। आकाश ने भी रोहित को गले लगाकर कंग्रेचुलेशंस कहा। पार्टी में आए सारे मेहमान अब इस कंफ्यूजन में पड़ गए कि पहले तो उन्होंने सोचा था कि जुड़वा बच्चों का जन्मदिन है, इसलिए सारे मेहमान 2-2 गिफ्ट लेकर आए थे। अब इतनी जल्दी तीसरे गिफ्ट का बंदोबस्त कैसे किया जाए, यह बात सभी मेहमानों को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मगर तीसरे बच्चे को मारवा खानदान में वेलकम करने के लिए कोई पीछे नहीं हटना चाहता था, इसलिए मोबाइल फ़ोन के जरिए सभी लोग तीसरे गिफ्ट का बंदोबस्त करने लग गए थे। सभी लोगों ने बारी बारी से करण और रोहित मारवा को कंग्रेचुलेशंस करना शुरू कर दिया था। एक के बाद एक लंबी कतार लगाकर लोगों ने करण और रोहित को बधाई देना शुरू कर दिया। वहीं व्हील चेयर पर बैठी दादी माँ को लोग जैसे भूल ही गए थे। अब लोगों की नज़रों में दादी माँ मारवा खानदान का एक अतीत था जो कभी भी ढल सकता था, और अनिका वह उभरता हुआ सूरज था जिसकी गुड बुक्स में रहना अब सबके फायदे में रहने वाला था। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने रोहित को गले लगाकर कहा, हमारे देश को तुम्हारे खानदान से यही उम्मीद है। तुम्हारे खानदान में जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ही देश को फायदा होगा। जिन बच्चों के माँ बाप इतने काबिल और गुणी हो, उनके बच्चे भी एक दिन देश का नाम जरूर रोशन करेंगे। भाई 3 बच्चों को हमारी पार्टी की तरफ से ज़िंदगी भर के लिए शुभकामनाएं। और इतना याद रखना कि कभी आपको या आपकी होने वाली पत्नी अनिका जी को देश सेवा करने का मन हो तो हमारी पार्टी के दरवाजे पर आप दोनों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। एक के बाद एक बड़े बड़े लोग रोहित और करण गुलेरिया को बधाई देने में बिजी हो गए। दादी माँ से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मारवा खानदान के बुलाए हुए गेस्ट दादी माँ को इस तरह नज़रअंदाज कर रहे थे जैसे दादी माँ मारवा खानदान की कोई मामूली देख रेख करने वाली आया हो। लोग घर आने पर सबसे पहले दादी माँ के सामने सर झुकाया करते थे, वहीं लोग आज दादी माँ के सामने पीठ करके खड़े थे। दादी माँ जानती थी कि यह सब कुछ सुगंधा की वजह से हुआ था। सुगंधा ने दूसरी पत्नी वाली बात को इतना उछाला था कि अब लोग समझ चुके थे कि रोहित और अनिका की इतनी बेइज्जती करने की कोशिश में आगे सुगंधा को क्या सजा मिलने वाली थी। और सुगंधा का साथ देने के लिए ही लोगों ने दादी माँ को भी नज़रअंदाज कर दिया था। दादी माँ ने हमेशा ही चाहा था कि शादी के बाद घर पर दादी माँ की हुकूमत बरकरार रहे और किसी भी हालत में दादी माँ अनिका को मारवा खानदान पर वर्चस्व जमाने देना नहीं चाहती थी। मगर आज की बात दादी माँ के लिए यह करना बेहद मुश्किल होने वाला था। अनिका ने मारवा खानदान को एक नहीं बल्कि 2-2 बेटों की भेंट दी थी और साथ साथ एक प्यारी सी गुड़िया। अब मारवा खानदान पर पकड़ बनाने के लिए अनिका को और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सुगंधा अपने हाथ पर हाथ रखे वहीं की वहीं खड़ी रह गई।
सुगंधा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी जहरीले सांप ने उसे डस लिया था, और सांप का जहर पूरे शरीर में फैल जाने के कारण उनकी बोलती बंद हो गई थी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं और मुंह खुला का खुला रह गया था। दादी माँ ने जोर से सुगंधा का हाथ पकड़ते हुए अपनी व्हीलचेयर को धकेलने का इशारा किया। सुगंधा जल्दी से दादी माँ की व्हीलचेयर धकेलते हुए उन्हें विला के अंदर एक कमरे में ले गई। जैसे ही दादी माँ ने देखा कि कमरे में अब वह दोनों सिर्फ अकेले थे, दादी माँ ने सुगंधा को इशारे से अपने पास बुलाया। जैसे ही सुगंधा ने अपनी कमर झुकाकर दादी माँ के पास अपना चेहरा लाया, दादी माँ ने अपने पूरे शरीर की पूरी ताकत लगाकर सुगंधा के चेहरे पर कसकर एक थप्पड़ जड़ दिया। उसके गालों पर थप्पड़ लगते ही सुगंधा हैरान रह गई। सुगंधा ने झटके से अपने आप को सीधा किया और हैरानी से दादी माँ की ओर देखने लगी। हालांकि दादी माँ की थप्पड़ ने सुगंधा को ज़्यादा दर्द नहीं पहुँचाया था, मगर दादी माँ की हरकत ने सुगंधा को अंदर से तोड़कर रख दिया था। घबराए हुए चेहरे पर अचानक पसीना छूटने लगा था। सुगंधा ने दादी माँ से पूछा, क्या हुआ बड़ी बुआ जी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? दादी माँ ने अपने दोनों हाथ मसलते हुए सुगंधा से कहा, गलती तो मुझसे हो गई है जो तुम्हें इतना सर चढ़ाकर रखा है। तुम मेरे भाई के खानदान की बहू हो और मुझे अपने मायके से काफ़ी लगाव है, इसलिए तुम्हारी हर बेवकूफ़ी में सहमति आई हो आज तक, मगर आज जो तुमने अपने साथ साथ मेरी भी नाक कटा दी, क्या जरूरत है तुम्हें इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की? सुगंधा दादी माँ की व्हीलचेयर के पास घुटनों के बल बैठ गई और दादी माँ को रोती हुई आवाज़ में कहने लगी, बड़ी बुआ जी, मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत इतनी खराब होगी। मैंने तो सोचा था कि अगर रोहित की लाइफ में कोई और लड़की है तो इस अनिका से मुझे और आपको दोनों को छुटकारा मिल जाएगा। आप तो जानती ही हैं कि अनिका कैसी लड़की है। अगर आपके खानदान में बहू बनकर आ गई तो आपकी कुर्सी पर वह खुद बैठ जाएगी और खानदान में इस वक्त आपका जो रुतबा है वह ख़त्म कर देगी, और मैं ऐसा होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती। मैं हमेशा से अपनी सास की जगह आप ही को अपना सब कुछ माना है, मगर मुझे क्या पता था कि वह अनिका एक साथ 3 बच्चों को जन्म दे चुकी है। पता नहीं ऐसा क्या जड़ी बूटी खाई है उस लड़की ने। दादी माँ सुगंधा की बात अच्छी तरह से समझ सकती थी। जहाँ एक तरफ तरुण सिंघानिया अपने परिवार को कोई वारिस देने में कामयाब नहीं हो रहा था, वहीं अपने दुश्मन को एक साथ 3 बच्चों को जन्म देने की खबर सुनकर सुगंधा के दिल पर क्या बीत रही होगी, यह बात दादी माँ अच्छी तरह जानती थीं। दादी माँ कुछ देर गहरी सांस लेती हुई अपनी व्हील चेयर पर बैठी रही। तभी अचानक सुगंधा के साथ आए हुए सिंघानिया परिवार के नौकर कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने सुगंधा को फोन थमाते हुए कहा, साहब आपसे बात करना चाहते हैं। सुगंधा ने अचानक ही हैरान होकर फोन अपने कानों से लगा लिया। देखते ही देखते सुगंधा के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए। सुगंधा को रोना तो रुक गया था, मगर सुगंधा का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सुगंधा ने कोई ऐसी खबर सुन ली थी जिससे उसके सर पर आसमान टूट पड़ा था। सुगंधा के हाथों में फोन जमीन पर गिर गया। दादी माँ ने सुगंधा से पूछा, क्या हुआ, बताओगी भी? सुगंधा ने कांपती हुई आवाज में दादी माँ से कहा, दादी माँ, सिंघानिया परिवार के साथ जितने भी लोग बिजनेस से जुड़े थे उन सभी ने हमारे साथ बिजनेस करने से मना कर दिया है। सभी लोग अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। एक साथ कंपनी के साथ बड़े बड़े ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। सिंघानिया परिवार की कंपनी का माल हमेशा से ही सब स्टैंडर्ड रहा था, मगर फिर भी उसके दाम मार्केट प्राइस से भी कहीं ज़्यादा थे। लोग उनके साथ बिजनेस सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके सर पर मारवा खानदान का हाथ था, मगर अब पार्टी में लगभग सारे ऊंचे खानदान के लोग और बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे। उन्होंने देख लिया था कि सुगंधा ने रोहित और अनिका के साथ क्या करने की कोशिश की थी। जैसे एक छोटी सी न्यूज पूरे शहर बाजार में हलचल मचा सकती थी, उसी तरह सुगंधा के बर्ताव को देखकर ऊंचे खानदान के लोग समझ चुके थे कि अब रोहित और अनिका सिंघानिया परिवार के साथ क्या करने वाले थे। इससे पहले कि उनका कोई नुकसान होता, उन सब ने तुरंत अपने अपने ऑफिस में कांटेक्ट करके सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी को मेल भिजवा दिया था कि अब उनके साथ अपना कोलैबोरेशन जारी नहीं रखना चाहते। जब दादी माँ ने सुगंधा के मुंह से ही सारी बातें सुनी, तब दादी माँ खुद परेशान हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस बार वह अपने मायके वालों की किस तरह से मदद कर सकती थी।
सिंघानिया परिवार को कुछ ही पल में इस तरह से बर्बाद होते हुए देखकर सुगंधा ने दादी माँ की ओर देखकर कहा, उस लड़की ने क्या किया है अपने परिवार के साथ? मेरे बच्चे तरुण की और हमारे पूरे परिवार की जिंदगी अब सब आपके हाथ में है। आपको कुछ करना होगा, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हमारा पूरा खानदान एक ही रात में रास्ते पर आ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो यह आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। जैसे ही सुगंधा ने यह बात दादी माँ सुगंधा पर आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, चली जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ से। सुगंधा चुपचाप अपने कदम पीछे बढ़ाती हुई दरवाजे की ओर जाने लगी, मगर जाने से पहले एक आखिरी बार पीछे मुड़कर सुगंधा ने दादी माँ से कहा, एक औरत का सम्मान होता है उसका मायका, और इतना याद रखिएगा, अगर हमारा परिवार बर्बाद हो गया तो आप भी मरवा खानदान में उठने बैठने के लायक नहीं रहेंगे। जैसे ही सुगंधा दादी माँ के कमरे से बाहर निकली, दादी माँ ने लंबी लंबी सांस लेते हुए अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। दादी माँ की केयर टेकर लीला यह सब कुछ बड़े ही ध्यान से देख रही थी। वह जानती थी कि दादी माँ काफ़ी अपसेट हो चुकी थी। वो अपने मायके वालों से काफ़ी प्यार करती थी, मगर सुगंधा ने जिस तरह की हरकत करके उनका सर झुका दिया था, वह दादी माँ के बर्दाश्त से बाहर था। मगर जब सुगंधा ने दादी माँ से यह बात कही कि सिंघानिया परिवार किसी भी वक्त सड़क पर आ सकता था, तो दादी माँ अपने मायके वालों के लिए काफ़ी परेशान हो गई। लीला ने जल्दी से बक्से में से एक दिमाग को शांत करने वाली दवाई निकाली और उनके हाथ में रख दी। दादी माँ ने भी बिना कोई एतराज जताए वह गोली अपने मुंह में रखी और पानी के गिलास से थोड़ा सा पानी पी लिया। कुछ देर आंखें बंद करके दादी माँ अपनी व्हील चेयर पर बैठी रहीं। जब दादी माँ ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उस दवाई का असर उनकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। वो काफ़ी शांत लग रही थीं। एक लंबी राहत की सांस छोड़ने के बाद उन्होंने लीला की ओर देखकर पूछा, यह दवाई अनिका ने बनाई है ना? लीला ने उस दवाई का बक्सा नौकर के हाथ में देते हुए कहा, हाँ, यह दवाई अनिका ने ही बनाई है, और इस दवाई के सिर्फ 2 बक्से इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। एक हमारे पास है और एक गुलेरिया परिवार के पास है। दादी माँ यह बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि करण को जब ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तभी अनिका ने इसी दवाई से उनका इलाज किया था। अचानक ही दादी माँ के मन में चल रही कड़वाहट कम होने लगी। उनको अब इस बात का एहसास होने लगा था कि वह चाह कर भी अनिका को मारवा परिवार में अपना वर्चस्व बनाने से नहीं रोक सकती थी। दादी माँ रोहित से बेहद प्यार करती थी, और शायद रोहित से भी ज़्यादा आर्यन से दादी माँ को लगाव था। आर्यन मारवा खानदान का होने वाला वारिस था और आर्यन अनिका का बेटा था। दादी माँ समझ चुकी थी कि अब धीरे धीरे उन्हें अनिका को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। दादी माँ किसी भी हालत में सिंघानिया परिवार को बर्बाद होने से बचाना चाहती थी, और वो यह बात अच्छी तरह जानती थी कि अगर वो रोहित से रिक्वेस्ट करती हैं तो रोहित जरूर सिंघानिया परिवार को मदद करने में पीछे नहीं हटेगा। आखिर बचपन से लेकर जवानी तक रोहित को दादी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था। न सिर्फ रोहित को बल्कि आर्यन को भी माँ का प्यार अगर किसी से मिला था तो वह सिर्फ दादी माँ ही थी। वहाँ बिला के स्टेयर केस के ऊपर खड़े 3 बच्चे स्पॉटलाइट में मेहमान को नजर आने लगे। 3 बच्चों को एक साथ देखकर जैसे पार्टी में रौनक फिर से लौट आई थी। जोर जोर से म्यूजिक बजना शुरू हो गया था। मेहमान तालियां बजाकर बच्चों का स्वागत करने लगे थे। तीनों बच्चे अपने अपने बर्थडे कपड़ों में काफ़ी शानदार लग रहे थे। बीच में रिया खड़ी थी, जिसने बिल्कुल किसी परी जैसी ड्रेस पहन रखी थी। रिया के राइट और लेफ्ट में आर्यन और अलेक्जेंडर खड़े थे। आर्यन और अलेक्जेंडर के कपड़े हूबहू एक दूसरे से मिलते थे। दोनों ने डिजाइनर सूट पहन रखा था और दोनों बच्चे सूट में काफ़ी हैंडसम लग रहे थे। आर्यन को देखकर आर्यन के चाहने वालों ने सीटी बजाना शुरू कर दिया। वहीं अलेक्जेंडर को देखकर लोगों को रोहित के बचपन की याद आ गई। जो लोग रोहित को बचपन से जानते थे वह अलेक्जेंडर की ओर इशारा करके कहने लगे, वह देखो नन्हा सा रोहित चला आ रहा है। अलेक्जेंडर ने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी इस तरह की सूट नहीं पहनी थी। क्रिस्टोफर ने हमेशा उस पैलेस में एक तहखाना में बंद करके रखा था। अलेक्जेंडर ने कभी कपड़े और स्टाइलिंग पर इतना ध्यान नहीं दिया था।
हमेशा ही लूज टी शर्ट और हाफ पैंट पहना हुआ अलेक्जेंडर आज अचानक सूट बूट में अपने आप को काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। वो बार बार अपने आप को हिलाकर ड्रेस को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसकी वॉक काफ़ी फनी लग रही थी। एक के बाद एक बच्चे धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर नीचे मेहमानों के बीच जाने के लिए तैयार हो गए थे। जैसे ही तीनों बच्चों ने एक साथ सीढ़ियाँ उतरना शुरू किया, अलेक्जेंडर जोर जोर से अपना पांव हिला हिलाकर अपना सूट एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। अलेक्जेंडर का यह बर्ताव आर्यन के लिए काफ़ी इरिटेटिंग हो गया था। पार्टी के लाइमलाइट के बीचों बीच अलेक्जेंडर की ऐसी हरकत से तंग आकर अचानक ही आर्यन ने रिया से कहा, रुक जाओ, तुम जरा आगे चले जाओ। जैसे ही रिया ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, आर्यन ने उन्हें फिर से रोक लिया और अलेक्जेंडर को अपने पास बुलाकर कहा, यह क्या कह रहे हो तुम? बार बार अपने हाथ पांव क्यों हिला रहे हो? अलेक्जेंडर ने इरिटेट होकर जवाब देते हुए कहा, अरे सूट में मेरा पूरा शरीर बिल्कुल अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, स्पेशली यह पैंट काफ़ी टाइट है, मुझे चला नहीं जा रहा। पता नहीं किस तरह तुम लोग यह कपड़े पहनते हो। एक लड़का होने के नाते आर्यन अच्छी तरह समझ पा रहा था कि पहली बार सूट बूट पहनने के बाद अलेक्जेंडर को कैसा लग रहा होगा। आर्यन ने देखा कि अलेक्जेंडर ने सूट के अंदर जो बेल्ट पहन रखा था वह काफ़ी ऑकवर्ड था, इसलिए अलेक्जेंडर का बेल्ट एडजस्ट करने के बाद आर्यन ने अलेक्जेंडर से कहा, अब इसे यूं ही ढीला रहने दो, तुम्हें परेशानी नहीं होगी, मगर अब हाथ पाँव हिलाना बंद करो, लोग तुम्हें देखकर तुम पर हंसेंगे। आज तुम्हारा भी जन्मदिन है, यह मत भूलो। आर्यन की बात मानते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, हाँ हाँ ठीक है चलो अब। जैसे ही रिया को यह एहसास हो गया कि दोनों लड़कों ने मिलकर अलेक्जेंडर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, तो उसने मुस्कुराकर अपनी ड्रेस अपने दोनों हाथ में पकड़कर बिल्कुल किसी फैशन मॉडल की तरह अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। लोग तालियों से बच्चों का स्वागत करने लगे। रिया ने अपने कान बिल्कुल खुले रखे थे, वह लोगों की तारीफें सुनना चाहती थी। जब भी कोई रिया की खूबसूरती के बारे में तारीफ करता तो रिया उनकी तरफ देखकर इशारे से उन्हें थैंक यू कहती। मेहमानों के बीच सुगंधा भी आकर खड़ी हो गई थी। 3 बच्चों को एक साथ इस तरह सीढ़ियाँ उतरते देखकर सुगंधा के मन में भी जलन पैदा होने लगी। जो सपने उसने अपने तरुण और अपने परिवार के लिए देखे थे वह अनिका की जिंदगी में पूरे होते हुए नजर आ रहे थे। अनिका को देखकर सुगंधा की बदले की भावना और ज़्यादा तेज हो गई थी। वह किसी भी तरह इस पार्टी का माहौल खराब करना चाहती थी। सुगंधा अब तक जान चुकी थी कि रोहित को जो कदम उठाना था वह उठा चुका था। अब पलटवार करने की बारी सुगंधा की थी। सुगंधा अब मारवा खानदान की नींव हिलाना चाहती थी और वह जानती थी कि मारवा खानदान की नींव हिलाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होगा कि तीनों बच्चों के बीच में तनाव पैदा कर दिया जाए। सुगंधा ने मेहमानों की भीड़ से अपनी जगह बनाते हुए आगे जाकर आर्यन की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे वहाँ वह देखो, आर्यन को लग रहा है ना किसी रियासत का राजकुमार। चाहे कुछ भी हो जाए, तीनों बच्चों में सबसे ज़्यादा तेज और सबसे ज़्यादा संस्कारी तो सिर्फ आर्यन ही लगता है। आखिर मारवा खानदान ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। फर्क तो साफ नजर आएगा ही। रोहित के गद्दे का सच्चा दावेदार अगर इन तीनों में से कोई है तो वह सिर्फ आर्यन है। सुगंधा की यह बात सुनकर सारे मेहमान हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। सभी लोग सुगंधा की हरकत को देखकर सुगंधा से अपनी अपनी दूरी बनाने लगे। बच्चों के बारे में इस तरह की बात करके सुगंधा ने अपने आप को लोगों की नज़रों में गिरा दिया था। मगर ऊंचे खानदानों में भी कुछ लोग ऐसे थे जो लोग जलने पर नमक छिड़कना अच्छी तरह से जानते थे। वैसे ही कुछ लोगों ने सुगंधा का साथ देते हुए सुगंधा के पास आकर कहा, अरे यह क्या कह रही हो तुम? तीनों बच्चे बिल्कुल एक जैसे तो हैं। तुम यह कैसे कह सकती हो कि सिर्फ आर्यन ही मारवा खानदान का वारिस बनने के लायक है? सुगंधा ने रिया की ओर इशारा करते हुए कहा, जरा देखो उस लड़की को। मैं जानती हूँ कि वह लड़की रोहित की ही बेटी है, मगर आर्यन और उस लड़की में बहुत फर्क है। मैंने सुना है कि सारा दिन लड़कों के साथ मोबाइल पर गेम खेलती रहती है और उसे बड़े छोटों का आदर करना भी नहीं आता। गेम खेलते वक्त लोगों से बड़ी ही रूडली बात करती है। अब यह बात तो साफ है कि उसकी परवरिश एक छोटे से शहर में हुई है। हो सकता है अगर उस बच्चे की परवरिश भी आर्यन की तरह ऊंची खानदान में हुई होती तो उसकी यह हालत न होती। मगर क्या है ना,
जन्म देने से बच्चों में माँ बाप के संस्कार नहीं आते। बच्चों के बिहेवियर में उनके रहन सहन और उसके परवरिश करने वालों के संस्कार जुड़ते चले जाते हैं। हालांकि सभी लोग यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि बच्चों के बारे में इस तरह की बातें करना बिल्कुल ठीक नहीं था। खासकर बच्चों के बर्थडे पार्टी पर सबके सामने इस तरह की बात करके सुगंधा ने पार्टी का पूरा मजा किरकिरा कर दिया था। मगर पार्टी में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद थे जिन्हें इन सब बात से काफ़ी खुशी मिल रही थी। मारवा खानदान के दोस्त होने का मुखौटा पहने कई लोग पार्टी में मौजूद थे, जो लोग सुगंधा का मन ही मन साथ दे रहे थे। किसी ने सुगंधा को रोकने की कोशिश नहीं की। सभी लोग देखना चाहते थे कि आखिर सुगंधा इस बात को कहां तक ले जाना चाहती थी। फिर सुगंधा ने लेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, और इस बच्चे के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। इसे ना अपनी करतूत पर शर्मिंदगी होती है और ना ही बड़ों का आदर करना इसे आता है। खुद के ही 3 भाई साथ रह रह के हमले करवाकर अपने ही भाई की कुर्सी हथियाना चाहता है। अगर इस उम्र में यह लड़का इस तरह के ख्यालात रखता है तो न जाने बड़े होकर यह मारवा खानदान के साथ क्या करेगा। अलेक्जेंडर अपनी नन्ही सी आंखों में गुस्सा लिए सुगंधा की ओर देखता रहा। अलेक्जेंडर नहीं जानता था कि आखिर सुगंधा कौन थी और इस तरह की बातें क्यों कर रही थी, मगर उसके बगल में खड़ा आर्यन समझ चुका था कि अलेक्जेंडर किसी भी वक्त अपने गुस्से पर काबू खो सकता था। आर्यन नहीं चाहता था कि मेहमानों के बीच अलेक्जेंडर कोई ऐसी बात कहे जिससे लोगों के बीच में अलेक्जेंडर की बदनामी हो। इसलिए आर्यन ने धीरे से अलेक्जेंडर का हाथ पकड़कर दबा दिया और उसे शांत रहने का इशारा किया। मगर नन्हा सा आर्यन यह नहीं जानता था कि उसकी बहन रिया भी काफ़ी गर्म मिजाज की थी। वह बड़ों का आदर करना जानती थी, मगर टेढ़े मेढ़े सवालों का करारा जवाब देना भी उसे बखूबी आता था। रिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर सुगंधा के सामने देखकर कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। गेम खेलने से वक्त की बर्बादी होती है और मेरे भाई भी हमेशा मुझसे कहता रहता है कि मुझे गेम पर कम और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपकी यह बात भी सच है कि ऊंचे खानदान में बच्चों की परवरिश काफ़ी अच्छी तरह की जाती है और जैसे मेरे भाई आर्यन की हुई है। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा आर्यन भाई है। मगर आंटी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पार्टी में मौजूद सभी लोग रिया की बात सुनकर हैरान हो गए। रिया का कॉन्फिडेंस गजब का था। सुगंधा ने रिया की ओर देखकर पूछा, पूछो क्या पूछना चाहती हो? सुगंधा ने कभी सोचा नहीं था कि वह छोटी सी बच्ची सुगंधा के साथ इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर सकती थी। सुगंधा जानना चाहती थी कि आखिर एक छोटी सी बच्ची भरी महफिल में उससे क्या सवाल पूछना चाहती थी। सुगंधा ने मन बना लिया था कि चाहे सवाल जो भी हो, सुगंधा आज तीनों बच्चों के बीच में एक ईगो फाइट शुरू करवा दे। रिया ने अपने कदम सुगंधा की ओर बढ़ाते हुए पूछा, आंटी, मुझे लगता है आप भी किसी ऊंचे परिवार का हिस्सा रही होंगे शादी से पहले। सुगंधा ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ, मेरे मायके वाले काफ़ी रईस लोग हैं। मेरी परवरिश और मेरी ट्रेनिंग देश के सबसे बढ़िया स्कूल में हुई है। हालांकि अब वह स्कूल पहले जैसी नहीं रही, मगर हमारे वक्त में देश के सबसे ऊंचे स्कूलों में मेरे स्कूल का नाम लिया जाता था। सुगंधा की पूरी बात सुनने के बाद रिया ने मुस्कुराते हुए सुगंधा की ओर देखकर कहा, मगर आंटी, ऊंचे खानदान में परवरिश पाने के बावजूद अगर आपका स्वभाव इस तरह का है तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसी परवरिश की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बड़ी होकर आप जैसी नहीं बनना चाहती। नन्ही सी रिया की बात सुनकर पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। जैसे ही सुगंधा ने रिया की बात सुनी, सुगंधा नन्ही सी बच्ची की तेवर देखकर हैरान रह गई। सुगंधा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक छोटी सी बच्ची सुगंधा की बात का इस तरह से मुंहतोड़ जवाब देगी। मगर वक्त आ गया था कि सुगंधा अपनी नाक बचाने के लिए किसी तरह कोई तरकीब निकालकर अपनी इस बेइज्जती का बदला ले। आसपास खड़े ऊंचे खानदान के मेहमानों की ओर देखकर बड़ी भोली सी शक्ल बनाती हुई सुगंधा ने कहा, कमाल है, कितना फ़र्क है ऊंचे खानदान के बच्चों में और इन जैसे बच्चों में। ज़रा देखिए आप लोग, बड़े बुजुर्ग होने के नाते हम इन्हें कोई सलाह भी नहीं दे सकते। अब आप लोग भी देख लीजिए, इस छोटी सी बच्ची को मैंने गेम खेलने से मना किया तो किस तरह सबके सामने मुझ पर बरस पड़ी। आजकल के ज़माने में इन जैसे बच्चों को कोई सलाह देना भी बहुत बड़ा गुनाह हो गया है।
सुगंधा ने यह बात इतनी इनोसेंटली कही थी कि पार्टी में मौजूद सारे मेहमान सुगंधा की इस बात से पूरी तरह सहमत नजर आने लगे थे। सुगंधा ने अपनी बात सबके सामने रखते हुए अपना सर झुका लिया और बड़ी ही भोली शक्ल बनाकर वही सबके सामने खड़ी रही। सुगंधा के ऐसा करने से लोगों के सामने रिया काफी रूड और मैनरलेस दिखाई देने लगी थी। आर्यन, जो बचपन से सुगंधा और उसके परिवार वालों को अच्छी तरह से जानता था, वह समझ चुका था कि सुगंधा ने रिया को बुरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया था और लोगों के सामने रिया को नीचा दिखाने में सुगंधा कामयाब हो चुकी थी। आर्यन ने अपनी बहन का बचाव करते हुए सुगंधा से कहा, मेरी बहन अनजान लोगों से डरती है क्योंकि हमें सिखाया गया है कि कभी भी किसी अनजान इंसान से किसी भी तरह की सलाह ना ली जाए, क्योंकि ऐसी सलाह के पीछे शायद कोई बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है। इसलिए मारवा खानदान के सभी बच्चों को यह ट्रेनिंग दी गई है कि कभी किसी अनजान इंसान से किसी भी तरह की कोई सलाह ना ली जाए और ना ही उस पर अमल किया जाए। जब अचानक आर्यन ने यह बात कही तो सारे ऊंचे खानदान के लोग एक दूसरे की ओर देखकर आर्यन की कही बात की तारीफ करने लगे। आर्यन ने जो बात कही थी वह कहीं न कहीं काफ़ी सच थी। ऊंचे खानदान के लोग अपने बच्चों को अक्सर यह ट्रेनिंग दिया करते थे कि कभी किसी अनजान आदमी की कोई बात नहीं माननी चाहिए। बच्चे अगवा करना, बच्चों का ब्रेन वॉशिंग करना ऊंचे खानदान के दुश्मनों में काफ़ी आम बात हुआ करता था। जब सुगंधा ने देखा कि आर्यन की इस बात ने सुगंधा की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया था, तो आर्यन की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए सुगंधा ने कहा, अरे मगर मैं यह कहाँ कोई अनजान हूँ, मैं तो फैमिली मेंबर हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते? आर्यन ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं आपको बचपन से हमारे घर आते जाते देखा है और जहाँ तक फैमिली मेंबर होने की बात है, यहाँ मौजूद सारे लोग हमारी फैमिली मेंबर हैं और इसीलिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। आर्यन की यह बात काफ़ी हद तक सच थी। मारवा खानदान ने सिर्फ चुनिंदा लोगों को पार्टी में बुलाया था। फैमिली मेंबर्स और क्लोज फैमिली फ्रेंड्स को ही पार्टी में इनविटेशन दिया गया था। इस नाते से पार्टी में मौजूद सभी लोग आर्यन के रिश्तेदार थे। सुगंधा को अपने आप से दूर रखने का इससे बेहतर कोई जवाब नहीं हो सकता था। इस बार सुगंधा को सपोर्ट करने वाले लोग भी यह समझ चुके थे कि सुगंधा को दोनों ही बच्चे ने साथ मिलकर ऐसा धोबी पछाड़ दिया था कि सुगंधा जिंदगी भर याद रखने वाली थी। जब नीचे हॉल में यह सारी बातें चल रही थी, तब अचानक लोगों की नज़र ऊपर स्टेयरकेस पर पड़ी। करण, गुलेरिया, आकाश और रोहित के कंधों के सहारे से एक एक कदम चलकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उनके ऊपर एक स्पॉटलाइट डाली गई थी और शानदार म्यूजिक की धुन पर उन तीनों की एंट्री की गई। बच्चों के पास पहुंचते ही करण ने अपनी जेब से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले। एक एक डॉक्यूमेंट्स अलेक्जेंडर और आर्यन के हाथ में रखते हुए दोनों बच्चों को प्यार करने के बाद करण गुलेरिया ने कहा, यह मेरी कंपनी के 5% शेयर इन दोनों बच्चों के नाम। इतनी बड़ी अनाउंसमेंट सुनकर पार्टी में मौजूद सारे मेहमान दंग रह गए। गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी एक $multi-billion कंपनी थी। 5% शेयर का मतलब यह था कि पार्टी में मौजूद तमाम लोग मिलकर भी पूरी जिंदगी में खर्च न कर पाए। इतनी बड़ी रकम 6 साल के बच्चों को इतनी बड़ी गिफ्ट देकर करण ने सबको चौंका दिया था। एक के बाद एक सारे मेहमान आगे बढ़कर बच्चों को गिफ्ट देने लगे। तभी अचानक किसी ने जोर से आवाज लगाते हुए करण गुलेरिया से कहा, दोनों बेटों को तो आपने इतनी बड़ी गिफ्ट दे दी, मगर आप भी काफ़ी पुराने ख्यालात के लगते हो। बेटी को तो आपने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। दोनों बच्चों को अपनी जायदाद में से इतना बड़ा हिस्सा दे दिया, मगर बेटी को पूरी तरह से पराया कर दिया। नन्ही सी रिया के लिए आपके दिल में क्या कोई जगह नहीं है? जैसे ही करण के कानों पर यह बात पड़ी, करण गुलेरिया ने नन्ही सी रिया को अपनी गोद में उठा लिया और सबसे कहा, मेरे दिल में रिया के लिए जो जगह है उसे कोई नहीं छीन सकता। मेरा जो कुछ भी है वह सब रिया का है। हाँ, मगर अभी इसकी उम्र नहीं वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा सके, इसलिए नन्ही सी रिया के लिए फिलहाल एक छोटी सी भेंट लाया हूँ। यह कहते हुए करण ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा दिया। आकाश ने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर करण के हाथ में रख दिया। उन्होंने धीरे से वह बक्सा खोला। बॉक्स की खुलते ही लोगों का अचानक ऐसा लगने लगा कि उनकी आंखों में तेज रोशनी पड़ने लगी थी। बॉक्स के अंदर एक नायाब हीरा नजर आ रहा था।
ऊंचे खानदान के लोग इस हीरे के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। इस हीरे को हार्ट ऑफ द ओशंस कहा जाता था। यह बेशकीमती हीरा यूरोप के ऑक्शन में बेचा गया था, जहां बहुत ऊंची बोली लगाकर करण ने इस हीरे को अपने नाम कर लिया था। यह लगभग 4 या 5 साल पहले की बात थी। उस वक्त करण की इस खरीदारी ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। आज उस हीरे को अपने आंखों के सामने देखकर लोगों की आंखें चौड़ी की चौड़ी रह गई। कहा जाता था कि दुनिया में सिर्फ 2 इस किस्म के हीरे थे, मगर एक हीरा एक दुर्घटना में कहीं खो गया था और उसके बाद से उस हीरे के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। मगर यह उन हीरों की जोड़ी का एक हीरा था। करण गुलेरिया ने ही नन्ही सी रिया के हाथ में वह हीरा देते हुए रिया से कहा, क्या तुम्हें यह तोहफा पसंद आया? नन्ही सी रिया कुछ देर तक अपनी सांसें रोककर उस हीरे को देखती रही। रिया भी काफी छोटी थी, मगर रिया की लाइकिंग किसी 25-26 साल की लड़की से कम नहीं थी। हीरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रिया को परियों का देश मिल गया था। करण गुलेरिया को गले लगाते हुए रिया ने कहा, मुझे यह बहुत पसंद आया। मैं बड़ी होकर इस हीरे को लॉकेट में लगाकर पहनूंगी। फिलहाल यह हीरा थोड़ा भारी है, मगर मैंने इस वक्त इस हीरे को अपने गले में पहना तो पूरा दिन मुझे झुककर चलना पड़ेगा। और आप तो अच्छी तरह से जानती हो कि रिया को झुकना पसंद नहीं है। रिया इस बात पर सभी लोग जोर जोर से अपनी जगह पर खड़े हुए हंसने लगे। रिया की हाजिर जवाबी की दाद देते हुए लोग कहने लगे, अरे भाई, बहुत खूब है यह लड़की। कौन कहता है इस लड़की की परवरिश छोटे खानदान में हुई है? इस लड़की का दिमाग तो बिजली से भी ज्यादा तेज है। चारों तरफ बस अब यही बात चलने लगी थी कि रिया अब दिल्ली की नई प्रिंसेस थी, जिसकी आज ताजपोशी की गई थी। जो लोग यह कह रहे थे कि करण काफी पुराने ख्यालात के थे, अपने बेटों को बेटियों से ज्यादा तवज्जो देते हैं, उनकी भी बोलती बंद हो गई थी। यह हीरा रिया को भेंट देकर करण गुलेरिया ने साबित कर दिया था कि करण गुलेरिया रिया को कितना प्यार करते थे। अचानक ही चारों तरफ लोग रिया की तारीफ करने लगे। रिया की तारीफ जैसे ही सुगंधा के कानों पर पड़ी, सुगंधा के लिए यह बर्दाश्त कर पाना मुश्किल होने लगा। तभी सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए सुगंधा ने कहा, अरे भाई, माना की लड़की काफी तेज है, मगर जरा आप लोग ही सोचिए, जिस छोटे से खानदान में इस लड़की की परवरिश हुई है, उस खानदान का तो कहीं नामो निशान नहीं है। आज इतनी बड़ी पार्टी में वह खानदान जिनके साथ रिया पली बड़ी है, उस खानदान का कोई इस पार्टी में हिस्सा लेने नहीं आया। जरा हम भी तो देखें, यह नन्ही सी बच्ची किन लोगों के साथ पली बड़ी है। दिल्ली आने के बाद तो हम सब जानते हैं कि अनिका और रिया किन किन लोगों के साथ रहें, मगर दिल्ली आने से पहले यह लोग जिन लोगों के साथ रहते थे, उनका तो कोई अता पता ही नहीं है। जैसे ही सुगंधा ने यह बात कही, नन्ही सी रिया की नज़र पार्टी में सबसे पीछे खड़ी प्रीति पर पड़ी। प्रीति को पार्टी में देखकर रिया के चेहरे पर चमक आ गई। अपने हाथ में पकड़ा हुआ हीरा बॉक्स फिर से बॉक्स में रखने के बाद रिया ने अपने हाथ हवा में लहराते हुए प्रीति को जोर से आवाज लगाई, प्रीति मासी, आप मेरे बर्थडे पर मुझे विश करने आई हैं? यह कहते हुए करण की गोद से नीचे उतरकर नन्ही सी रिया दौड़कर प्रीति के पास चली गई। रिया को अपने पास आता हुआ देखकर प्रीति के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। रिया को गले लगाने के बाद प्रीति ने रिया को बर्थडे विश किया। जैसे ही प्रीति ने रिया को बर्थडे की ब्लेसिंग्स दी, रिया ने अपने हाथ आगे करते हुए प्रीति से कहा, तो बताओ प्रीति आंटी, आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हो? आखिर सुगंधा को जिस बात का इंतजार था वह घड़ी आ चुकी थी। सुगंधा ने अपने कदम पीछे प्रीति की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखें, अभी अभी इनके खानदान के बारे में बात कर रहे थे और यह खुद ही चलकर हमारे सामने आ गई। आज पता चल जाएगा कि अनिका और रिया ने अपनी पिछली जिंदगी जिन लोगों के साथ बिताई है, वो लोग क्या ऊंचे खानदान के लोग थे या नहीं। प्रीति के हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था, जिसमें बच्चों को खेलने के लिए पजल गेम पैक की गई थी। प्रीति अभी पढ़ाई कर रही थी और नन्हे से बच्चों को गिफ्ट में देने के लिए प्रीति को इससे ज़्यादा सही चीज़ और कुछ नहीं लगी थी। प्रीति यह बिल्कुल नहीं जानती थी कि ऊंचे खानदान के लोग बच्चों की बर्थडे पार्टी को भी एक जरिया बनाते थे अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर बताने का। जिसकी जितनी महंगी गिफ्ट, उसका उतना बड़ा रुतबा। सुगंधा ने जैसे ही प्रीति के हाथ में गिफ्ट बॉक्स देखा, सुगंधा ने गिफ्ट बॉक्स की ओर इशारा करते हुए प्रीति से कहा, अरे जरा देखो तो सही,
कि जिस खानदान के साथ रिया ने और अनिका ने इतना लंबा समय गुजारा है, उस खानदान के लोगों को बच्चों की कितनी परवाह है। आखिर गिफ्ट देखकर ही हम सब इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर इनके खानदान की क्या हैसियत है। प्रीति नहीं जानती थी कि अचानक ही उसकी गिफ्ट को उसके खानदान की हैसियत के तराजू में तौला जाएगा। प्रीति ने बच्चों के बर्थडे पर एक मौसी की हैसियत से गिफ्ट खरीदी थी। गिफ्ट खरीदते वक्त प्रीति ने कभी नहीं सोचा था कि अचानक सबके सामने उसे हैसियत के तराजू में तौला जाएगा। प्रीति जानती थी कि गिफ्ट बॉक्स के अंदर 1000 रुपये की एक पजल गेम थी। रिया को गेम्स खेलने का काफ़ी शौक था। हालांकि आर्यन के बारे में प्रीति ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, मगर आर्यन की उम्र के हिसाब से प्रीति ने सोचा कि शायद उसे भी यह पजल गेम खेलने में उतना ही मज़ा आए जितना रिया को आएगा। इससे ज़्यादा गिफ्ट खरीदते वक्त प्रीति ने कुछ नहीं सोचा था। प्रीति यहाँ वहाँ देखने लगी। प्रीति की नजरें अनिका को ढूंढ रही थी। प्रीति अनिका से उम्र में छोटी थी और बचपन से प्रीति ने किसी भी तकलीफ में सिर्फ अनिका को ही याद किया था। अनिका ने भी अपने परिवार में सिर्फ ज्योति बुआ को इस बर्थडे पार्टी का इनविटेशन दिया था। ज्योति बुआ के लिए मनाली से दिल्ली आना और वापस जाना काफ़ी मुश्किल हो सकता था, इसलिए प्रीति, जो कि इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में पढ़ाई कर रही थी, वह पार्टी में शामिल होने के लिए आ गई थी। अचानक ही प्रीति के आसपास लोगों की भीड़ जमा होने लगी। सभी लोग अब तक यह बात जानते थे कि अनिका अपने सौतेले बाप के साथ किस तरह का बचपन बिता चुकी थी और गौतम की फैमिली से आई हुई प्रीति अपने साथ क्या गिफ्ट लाई थी। यह बात ऊंचे खानदान की गॉसिप में एक तड़का लगा सकती थी। सुगंधा ने प्रीति की ओर देखकर कहा, अरे बेटा, खोलो गिफ्ट बॉक्स को। प्रीति को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह ऊंचे खानदान के लोग उसे इस तरह क्यों देख रहे थे। प्रीति एक काफ़ी सिंपल और सीधी सादी लड़की थी। प्रीति ने सोचा कि आखिर हरज क्या था अगर वह अपना गिफ्ट बॉक्स सबके सामने खोल दे। बच्चों के लिए गिफ्ट लाना कोई गुनाह नहीं था, चाहे वह गिफ्ट कितनी भी सस्ती क्यों ना हो। गिफ्ट देने के पीछे सिर्फ गिफ्ट देने वाले की नीयत देखनी चाहिए। ऐसे ख्यालात रखने वाली प्रीति ने बिना डरे सबके सामने गिफ्ट रैपिंग खोलकर अपनी पजल गेम रिया को दे दी। इससे पहले कि नन्ही सी रिया और आर्यन उस गेम को अपने हाथ में ले सके, सुगंधा ने वह गेम अपने हाथ में लेकर सबको दिखाते हुए कहा, देखो क्या लाई है यह मैडम। बाजार में इसकी कीमत 700 से 800 से ज़्यादा की नहीं होगी। अब आप ही लोग देख लीजिए, ऐसे परिवार के साथ रहने के बाद बच्चों पर क्या असर पड़े। रिया के जवान में इनकी परवरिश साफ साफ दिखाई देती है। हालांकि यह बात कोई नहीं जानता था कि अनिका और रिया ने अपनी पिछली जिंदगी किस तरह बिताई थी। लोग अब तक सिर्फ इतना जान चुके थे कि गौतम अनिका का सौतेला बाप था और बचपन में गौतम ने अनिका को बहुत दुख दिए थे। इसके अलावा लोगों को रिया के बचपन की सच्चाई बिल्कुल पता नहीं थी। धीरे धीरे प्रीति की आंखों में आंसू आने लगे। जब लोग प्रीति की गिफ्ट को बड़ी गिरी हुई नज़रों से देखने लगे, तब प्रीति को अपनी गरीबी का एहसास होने लगा। प्रीति मन ही मन यह भी सोचने लगी कि अब उसे अनिका से मेलजोल भी थोड़ा कम कर देना चाहिए। अनिका अब काफ़ी बड़े खानदान की बेटी बन चुकी थी और मारवा खानदान की बहुत जल्द बहू बनने वाली थी। प्रीति अपने आप को काफ़ी छोटा महसूस करने लगी। जब लोग प्रीति को इस तरह से देख रहे थे, तब अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। प्रीति चौंक कर जब उस इंसान की ओर देखने लगी, तो उसने देखा कि प्रीति ओंकार के ठीक उसके बगल में खड़ा था। प्रीति की ओर मुस्कुराते हुए देखकर ओंकार ने कहा, अरे मैंने बच्चों के लिए जो पजल वाली गेम लाने की कही थी, क्या तुम यह पजल वाली गेम लाई? प्रीति को ओंकार की यह बात समझ में नहीं आ रही थी। ओंकार ने बड़ी ही चालाकी से पूरी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की थी। सभी लोग यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि ओंकार गुलेरिया परिवार का बेटा था और पिछले कुछ दिनों में ओंकार ने काफ़ी पैसे बनाए थे। यह बात भी सब अच्छी तरह से जानते थे। अगर ओंकार 500-600 रुपये की गिफ्ट बच्चों को देता है, तब कोई उस पर यह शक नहीं करेगा कि पैसे बचाने के लिए ओंकार ने इतनी सस्ती गिफ्ट बच्चों को दी थी। लोग यही समझते कि बच्चों को जो चीज़ अच्छी लगी थी, वही चीज़ ओंकार ने बच्चों को गिफ्ट के तौर पर दी। ऊंचे खानदान के लोगों की खासियत रहती थी कि वह लोग कभी भी अपने से ज़्यादा पावरफुल लोगों को जज नहीं किया करते थे। उनका जजमेंट हमेशा ही अपने से छोटे ओहदे के लोगों पर बरसता था। जब ओंकार की यह बात सभी के कानों पर पड़ी, तो अचानक सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पार्टी में आई एक ऊंचे खानदान की औरत ने
ओंकार की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह बेटा ओंकार, मानना पड़ेगा, बच्चों की पसंद नापसंद की तुम्हें बराबर परख है। देखना तुम एक दिन अपनी बीवी को बहुत खुश रखोगे। यह बात सुनते ही ओंकार का चेहरा शर्म से लाल हो गया। प्रीति के कंधे से हाथ हटाते हुए ओंकार ने वह गिफ्ट का बॉक्स अपने हाथ में पकड़ा और रिया के हाथ में थमा दिया। ओंकार जानता था कि अब मामला प्रीति के हाथ से निकलकर ओंकार के हाथ में आ गया था और ओंकार को जज करने की गलती पार्टी में शामिल कोई भी मेहमान नहीं कर सकता था। आखिर सबको गुलेरिया परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने थे। जब सुगंधा ने देखा कि ओंकार ने बड़ी चालाकी से पूरी बाजी पलट दी थी, तो फिर से वही ताली अपनी ओर खींचने के लिए सुगंधा ने एक दूसरी चाल चल दी। सुगंधा ने ओंकार की पसंद की दाद देते हुए कहा, भाई मान गए ओंकार, तुम्हारी पसंद को तो मैं दाद देती हूँ, मगर जरा अब यह भी तो देख लिया जाए कि अनिका के परिवार से आई हुई इस लड़की ने बच्चों के लिए क्या गिफ्ट खरीदी है। चलो मान लिया कि यह गिफ्ट तुम्हारे कहने पर यह लड़की पार्टी में ले आई थी, मगर क्या इसका मतलब यह हुआ कि यह लड़की पार्टी में खाली हाथ आई थी? ओंकार ने इस एंगल से तो सोचा ही नहीं था। ओंकार प्रीति को बचाना चाहता था, मगर जाने अनजाने में ओंकार ने प्रीति को पहले से ज़्यादा बड़ी एक्वार्ड सिचुएशन में डाल दिया था। सुगंधा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रीति की ओर देखकर कहा, अब जरा बता भी दो यहाँ पर आए मेहमान को कि आखिर तुम क्या गिफ्ट लाई हो बच्चों के लिए। इससे पहले कि प्रीति कुछ कह पाती, अचानक गार्डन में एंटर हो रहे एक बुजुर्ग पर रिया की नज़र पड़ी और वह अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर उनकी तरफ दौड़ पड़ी। रिया ने उस बुजुर्ग को देखकर कहा, दादू अंकल आप यहाँ कैसे? आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उस बुजुर्ग आदमी ने भी अपनी दोनों बाहें फैलाकर रिया को अपनी गोद में उठा लिया और गोल गोल घुमा दिया। वह बूढ़ा आदमी देखने में काफ़ी एलिगेंट लग रहा था, मगर कहीं न कहीं उसकी पहनावे से यह बताया जा सकता था कि वह खुद कोई ऊंचे खानदान का आदमी नहीं था, बल्कि ऊंचे खानदान के लिए काम करने वाला एक बुजुर्ग आदमी था। उस आदमी के पीछे नौकरों की एक फौज खड़ी थी। रिया ने यहाँ वहाँ देखकर उस आदमी से पूछा, दादू अंकल क्या बड़ी मौसी आपके साथ नहीं आई? उस बुजुर्ग आदमी ने रिया की बात का जवाब देते हुए कहा, मैडम ने तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार भेजा है। वह तो आना चाहती थी, मगर तुम तो जानती हो इस तरह भीड़ भाड़ के बीच में मैडम को आना बिल्कुल पसंद नहीं था। यह सारी बातें वहीं लॉन में खड़ी सुगंधा काफ़ी ध्यान से सुन रही थी। उस बुजुर्ग आदमी को देखकर सुगंधा और बाकी लोगों ने यह अंदाज़ा लगा लिया था कि जरूर रिया जिस बड़ी मौसी के बारे में बात कर रही थी वह किसी बहुत ऊंचे खानदान से ताल्लुक़ रखती होगी। रिया ने उस बुजुर्ग से पूछा, चलो दादू अंकल मुझे बताओ कि आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? रिया की बात पर मुस्कुराते हुए उस बुजुर्ग आदमी ने अपने एक नौकर को आगे बुलाते हुए कहा, क्या यह हो सकता है कि नन्ही सी गुड़िया का बर्थडे हो और मैडम कोई तोहफा ना भेजें? मैडम ने खास आज तुम्हारे 6ठे जन्मदिन के लिए एक बेहद खास और खूबसूरत तोहफा भेजा है। रिया अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर कहने लगी, अगर रिया के लिए बड़ी मौसी ने कोई तोहफा भेजा है तो ज़रूर वह तोहफा खास होगा। मैं चाहती हूँ कि वह तोहफा अभी इसी वक्त सबके सामने खोला जाए ताकि सबको पता चले कि बड़ी मौसी ने नन्ही सी रिया के लिए क्या भेजा है। पार्टी में मौजूद सारे लोग अब सुगंधा की ओर गौर से देखने लगे। सुगंधा ने अभी अभी पूछा था कि अनिका और रिया जिस खानदान के साथ रहते थे आखिर उनकी हैसियत क्या थी, और अब कुछ ही देर में उस खानदान की हैसियत सबकी आंखों के सामने खुलने वाली थी। वह लोग जो तोहफे में लोगों की औकात नापा करते थे उनके लिए यह सही मौका था रिया की परवरिश करने वाले खानदान की हैसियत नापने का। उस बूढ़े आदमी ने एक नौकर के हाथ से एक छोटा सा लॉकर अपने हाथ में लिया और रिया के सामने रख दिया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह किस तरह की गिफ्ट थी। देखने में तो वह किसी तिजोरी जैसा लग रहा था। वह बुजुर्ग आदमी ने रिया की ओर देखकर कहा, इस तिजोरी के अंदर तुम्हारी गिफ्ट है, इस तिजोरी को खोलो और अपना गिफ्ट ले लो। रिया ने कुछ देर अपनी उंगली अपने माथे पर रखकर मन ही मन कुछ सोचा। उसके बाद उस बुजुर्ग आदमी की ओर देखकर कहा, मैं समझ गई, जरूर इस लॉकर का पासवर्ड वही है जो मैंने अपने खिलौने रखते वक्त इस तिजोरी में फीड किया था, और वह पासवर्ड बड़ी मौसी और मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। रिया की यह बात सुनकर उस बुजुर्ग आदमी के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। रिया की बात पर हंसते हुए उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, दिन ब दिन तुम ज़्यादा तेज और स्मार्ट होती जा रही हो। मैडम को यकीन था कि तुम जरूर इस तिजोरी का पासवर्ड क्रैक करने में कामयाब हो जाओगी।
उस बुजुर्ग आदमी की ये बात सुनते ही रिया ने काफ़ी एक्साइट होकर आर्यन अलेक्जेंडर और बाकी लोगों को अपने पास बुलाते हुए कहा, आ जाओ आ जाओ, देखो मेरी बड़ी मौसी मेरे लिए क्या भेजा है। आई एम श्योर उन्होंने भी जो भी गिफ्ट भेजी होगी मेरे लिए वह सबसे अलग होगी। ऊंचे खानदान के सारे लोग जो इस वक्त रिया के आसपास भीड़ लगाकर खड़े थे, उन सबका ध्यान सिर्फ उस तिजोरी पर था। वह सबके सब लोग यह देखना चाहते थे कि आखिर इस बड़ी मौसी ने रिया के लिए क्या भेजा था। लोग ये तो नहीं जानते थे कि वह बड़ी मौसी कौन थी, मगर अब तक इतना जान चुके थे कि यह बड़ी मौसी जो कोई भी थी, रिया से बेहद प्यार करती थी। रिया ने अपनी उंगलियों से तिजोरी पर बने हुए कीपैड पर एक नंबर टाइप किया। नंबर के टाइप करते ही तिजोरी पर ग्रीन सिग्नल नजर आने लगा। ग्रीन सिग्नल देखते ही रिया ने ताली बजाना शुरू किया। लोगों ने अपनी नजरें तिजोरी पर जमा रखी थी। जैसे ही रिया ने तिजोरी का दरवाजा खोला, लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। रिया ने तिजोरी के अंदर से एक हीरा निकाला। यह हीरा उसी हीरे की चोड़ी वाला हीरा था जो अभी अभी करण ने रिया को गिफ्ट किया था, यानी कि हार्ट ऑफ द ओशन हीरा, जोड़ी का दूसरा हीरा, जिसके बारे में लोग सुन चुके थे, मगर वह हीरा कहाँ था यह कोई नहीं जानता था। अब वह हीरा अपने हाथ में लेते हुए रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, देखो मेरे पास एक और खूबसूरत हीरा आ गया। मैं कितनी लकी हूँ कि लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। लोग उस हीरे को रिया के हाथ में देखकर हक्के बक्के रह गए। लोग इससे पहले कि समझने की कोशिश कर पाते हैं कि वह बड़ी मौसी कौन है और क्या रिश्ता था इस बड़ी मौसी का अनिका के साथ, तभी अचानक ही सिक्योरिटी गेट पर काफ़ी हलचल आने लगी। रोहित के सारे सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर अंदर आने लगे। लगभग 3 से 4 सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए गार्डन के पास आए और रोहित को आवाज़ लगाने लगे। रोहित जो घर के अंदर करण गुलेरिया और बाकी मेहमानों के साथ बातचीत कर रहा था, वह इस तरह अफरा तफरी देखकर तेजी से बाहर आया। रोहित के चीफ सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित की ओर देखकर कहा, सर, यूरोप से रॉयल फैमिली से प्रिंसेस लतिका आई हैं। हमारे गेस्ट लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है। क्या हमें उन्हें अंदर आने देना चाहिए? प्रिंसेस लतिका का नाम सुनकर अचानक ही पार्टी में मौजूद सारे लोग चौंक गए। प्रिंसेस लतिका रॉयल फैमिली की 6 साल की बच्ची थी। प्रिंसेस लतिका की मां ऊंचे खानदान में काफ़ी फेमस थी। अंग्रेजों के जाने के बाद साउथ इंडिया में एक काफ़ी बड़ी रियासत की वो अब इकलौती वारिस थी। सारी रियासतें तो सरकार ने अपने कब्जे में ले ली थी, मगर प्रिंसेस लतिका का खानदान आज भी राजाओं की जिंदगी जीना पसंद करते थे। वह कई सालों से देश छोड़कर यूरोप में बस गए थे। यूँ कहा जा सकता था कि यूरोप में एक छोटा सा टापू खरीदकर वह लोग वहीं पर अपनी अलग रियासत बनाकर सालों से रहते आए थे। प्रिंसेस लतिका का खानदान काफ़ी रहस्यमय था। ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए पार्टी में आए ऊंचे खानदान के सारे लोग इस बात को लेकर हैरान हो गए कि जिस प्रिंसेस लतिका को उन्होंने आज तक दुनिया की नज़रों से बिल्कुल महफूज रखा था, उस प्रिंसेस लतिका को रॉयल फैमिली ने रोहित मारवा के बच्चों की बर्थडे पार्टी में भेजा था। इसका मतलब साफ था कि रोहित मारवा के रिलेशंस रॉयल फैमिली से काफ़ी अच्छे थे। लोगों ने यह अंदाज़ा लगा लिया था कि जरूर रॉयल फैमिली के साथ रोहित मारवा का उठना बैठना होगा, और तभी रॉयल फैमिली ने अपनी छोटी सी प्रिंसेस को इस तरह मारवा खानदान के बच्चों की बर्थडे पार्टी में भेजा था। किसी ने यह अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि रॉयल फैमिली ने दरअसल रोहित मारवा को नहीं बल्कि किसी और के साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए अपनी 6 साल की प्रिंसेस लतिका को यहाँ भेजा था। कौन था वो जिनके साथ राजघराने की इतनी गहरी दोस्ती थी?